गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 28 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू आइडेंटिफाई एसटीज़। एसटी का मेरा मतलब यहाँ पे है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कोर्ट कह रहा है और ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। बात ये सवाल उठता है कि एक्चुअली वो कौन सा एग्जैक्ट क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम लोग एसटीज़ की पहचान कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पहचान कर सकते हैं। खासकर जब कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उस समय क्या कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल है, देखिए, स्टेट्स कैन डिसाइड अबाउट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लोग भी माइनॉरिटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा रबड़ प्लांटेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे केरला और नॉर्थ ईस्ट इन दोनों को आपस में हम लोग रिलेट करके बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो रबड़ प्लांटेशन है उसका क्या स्टेटस है और वो कैसे उसको किया जाता है। अगला आर्टिकल रहेगा दोस्तों वो रहेगा नो ट्रस्ट मोशन के बारे में। वैसे तो ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान न्यूज़ से हमें वैसे तो कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बहाने हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में नो ट्रस्ट मोशन का क्या स्टेटस है। न्यूज़ पाकिस्तान से आई है लेकिन हम लोग इसको अपने पार्लियामेंट से जोड़ के देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वह हिपोक्रेसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखिए ये हेडिंग नहीं है ये हेडिंग मैंने अपनी तरफ से बनाई है। जो टॉपिक है इसका वो है ट्रिप्स वेवर, यानी कि जो WTO के अंदर जो वैक्सीन बनाने को लेके जो वेवर दिया गया है, जो कि कुछ कंपनीज के पास वहाँ पे लाइसेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, लेकिन काफ़ी समय के बाद दोबारा से यूज़ हुआ है तो इसको दोबारा से हम लोग पढ़ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन मूव्स अवे फ्रॉम द रशिया, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रशिया से थोड़ा दूर हट रही हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेके, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे वो नेचुरल गैस हो। यहाँ पे अमेरिका का क्या रोल है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? यूक्रेन की वजह से हो रहा है, ये सबको पता ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। इनकम इनइक्वालिटी ड्यूरिंग पेंडेमिक, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से कवर करेंगे इसको हम लोग। देखिए ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला ना, आज इसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जो मुझे खुद पहले नहीं पता था कि इनकम इनइक्वालिटी को लेके इस तरह का एंगल भी हो सकता है। अभी तक इनकम इनइक्वालिटी के बारे में हम यही सोचते हैं कि देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। पेंडेमिक की वजह से जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो गए हैं और जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो और ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं। ऐसा एक जनरल एक परसेप्शन है, लेकिन आज इस आर्टिकल में उस परसेप्शन को हम लोग तोड़ने की बात करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से पेंडेमिक का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। चाहे सभी छोड़ देना, लेकिन ये आर्टिकल आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और इंटरेस्टिंग भी है, राइट। चलिए दोस्तों, कुछ एडिशनल आर्टिकल उसके बाद हमारे पास रहने वाले हैं। आज हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही सबको बोल देता हूँ, वीडियो को लाइक किया करो, उसके बाद वीडियो को देखा करो। देखिए वीडियो तो आपको पसंद आई जाती है ना, हमें पता है। कुछ सजेशन अगर आपके हो तो वो आप नीचे बता सकते हो किस तरह से और चीज़ें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप हमारे एफर्ट्स को कम से कम यहाँ पे लाइक कर सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनको बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2-3 दिन बचे हैं डिस्काउंट को अवेल करने का। हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 30 अप्रैल से। उससे पहले आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको लगभग 15,000 रुपये का डिस्काउंट है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से ले सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरी तरह से। अगर आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे जाके उसको कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। एक बार देख लेते हैं आज के फ्रंट पेज में क्या क्या न्यूज़ हैं। फ्रंट पेज पे जो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ है वो है अहेड ऑफ नो ट्रस्ट वोट। अहेड ऑफ नो ट्रस्ट वोट, इमरान सेज नो डील विद द अपोजिशन। देखिए नो ट्रस्ट, इसे हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नो कॉन्फिडेंस बोलते हैं। नो कॉन्फिडेंस तो भैया पाकिस्तान की न्यूज़ है, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे मामला इस तरह से चल रहा है कि वहाँ के पे जो इमरान खान की सरकार है, ऐसा माना जा रहा है कि उनको पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट नहीं है, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है।
इसकी वजह से उनकी सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है। वो पास होगा कि नहीं होगा वो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो दूर की बात है, देखते हैं। आज शायद वो वहाँ पे आएगा पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है वो थोड़ा देखना रहेगा। वैसे भी पिछले कुछ हफ्ते से वो इंडिया की खूब तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो चाहे कोई भी पॉलिसी हो। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग पाकिस्तान का यूज़ करते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं, सरकारें हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी इंडिया को यूज़ किया जाता है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स। ये दोनों कंट्रीज़ में वो टॉम एंड जेरी वाला जो है यहाँ पे इशू चलता रहता है। खैर, जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भैया क्या पूरा मामला है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि भैया वहाँ की जो सरकार है उसके अंदर जो है इस समय कॉन्फिडेंस नहीं है। किसका कॉन्फिडेंस नहीं है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। जैसा कि आपको पता है कि सरकार चलाने के लिए एक मेजोरिटी लोगों की, एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब आप उसको एंजॉय नहीं करते हो। देखिए हमारे पास आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली, देखिए इंडिविजुअली नहीं, ध्यान देना है, कलेक्टिवली जो है वो लोकसभा को लेके लोकसभा के लिए जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में बने रहना है तो उनको अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर लोकसभा के अंदर उनको मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो भैया टाटा बाय बाय, आप अपनी जो है पोजीशन छोड़ के जा सकते हो। सरकार यहाँ पे उस केस में गिर जाती है, राइट। इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये आर्टिकल जो 75 है वो है पार्लियामेंट वाले केस में, यानी कि यूनियन के केस में। उसी तरह का आर्टिकल हमारे पास स्टेट के केस में भी है, लेकिन ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि वो वहाँ की काउंसिल जो स्टेट असेंबली है उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है आप मुझे बताओगे। इसके बारे में एक दो चीज़ आपको बता दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई ऐसा छोटा मोटा मोशन नहीं है भैया, पूरा सरकार यहाँ पे गिर जाती है। और सरकार को चुन के हम कहाँ भेजते हैं? लोकसभा के अंदर भेजते हैं। इसीलिए क्योंकि इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो तो लोकसभा में ही होते हैं ना, राज्यसभा में थोड़ी ना होते हैं डायरेक्टली। तो इसीलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आ सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है और स्पीकर बोलेगा हाँ चलो भैया हम लोग वोटिंग करवाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को, ये इतना इंपॉर्टेंट मोशन होता है, अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की परमिशन की इनिशियली रिक्वायरमेंट होती है, उनके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ही जो है स्पीकर इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली इसको मेंशन नहीं किया गया है, ये बाद में हम लोगों ने डाला। तो ये जो रूल्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, उन रूल्स के अंडर में ही आता है। हमारे लोकसभा के अंदर जो रूल है, रूल नंबर 198 वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की यहाँ पे बात करता है। एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ कि दोस्तों ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में नहीं होता है, ये पूरी की पूरी सरकार के अगेंस्ट में होता है। तो किसी प्राइवेट मेंबर के या फिर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आज के फ्रंट पेज पे तो यही था, और फ्रंट पेज पे और कोई खास कुछ यहाँ पे लगा नहीं मुझे। हाँ, एक दो चीज़ें हैं, जैसे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो ये थोड़ा आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है वहाँ पे रशिया एक हमारा तो अलाई है ही, और डेफिनेटली वो यहाँ पे मोरल सपोर्ट के लिए इंडिया में आ रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कांग्रेस एसेंशियल फॉर द इंडिया, नितिन गडकरी जी ने कहा है। देखिए डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट जो पावर में होती है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर सकती है अपनी अनचेक्ड पावर्स का। इसलिए उसकी पावर को चेक करने के लिए, जनता को बताने के लिए कि देखो ये पॉलिसी है, इसका ये नुकसान है, ये ड्रॉबैक है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो नितिन गडकरी जी ने भी उसी के बारे में यहाँ पे बात कही है।
ठीक है, ये भारत बंद के बारे में कोई खास पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन द नॉर्थ ईस्ट रबड़ वेव, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने मेन आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपके मेन आर्टिकल के अंदर। देखिए क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स फुल प्रूफ नॉर्म्स टू आइडेंटिफाई एसटीज। एसटीज का मतलब है यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स। एक डेटा आपको मैं बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेंसस है 2011, उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में टोटल पॉपुलेशन का 8.6% वो एसटीज कवर करते हैं। ठीक है, जिनमें से जो है 11.3% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। 11.3% जो है वो रूरल पॉपुलेशन में एसटीज हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 10 करोड़ इंडियंस आर नोटिफाइड एज एसटीज। 10 करोड़ के लगभग जो पॉपुलेशन है वो एसटीज है, जिनमें से 1.4 करोड़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, बाकी बचे हुए जो 9 करोड़ हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट नंबर्स, हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया एसटीज़ की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए ऊपर वाला पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि 705 एथनिक ग्रुप्स को इस समय इंडिया में शेड्यूल ट्राइब एज अ डिक्लेयर किया गया है। शेड्यूल ट्राइब को हम लोग कैसे पहचान करते हैं? देखिए जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है या जो हमारा शेड्यूल ट्राइब जो हमारा कमीशन है, उसके तहत ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर किसी कम्युनिटी को एसटी डिक्लेयर करना है। प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिमिटिव होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, या माइनिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटी हो गया, झूम कल्टीवेशन, वो मतलब प्रिमिटिव जो थोड़े ट्रेड्स होते हैं, राइट, वो जो मेन स्ट्रीम का पार्ट बेसिकली नहीं होते हैं। उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, वो भी प्रिमिटिव रहती हैं। उस तरह का जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, उस तरह के कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, यानी कि वो किसी या तो हिली एरियाज़ में रहते हैं बहुत दूर, जो मेन स्ट्रीम से एक्सेस नहीं हो पाता, या फिर जंगलों में रहते हैं बहुत इंटीरियर में जाके, तो वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, किसी आइलैंड के ऊपर रहते हैं, उनको जो है हम लोग बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, बिल्कुल मेन स्ट्रीम से अलग हट के कल्चर होता है, चाहे वो सोशल प्रैक्टिसेस हों, कल्चर प्रैक्टिसेस हों, स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हों, बिल्कुल अलग तरह से डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। शाई ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, मतलब मोटे मोटे तौर पे ये देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करने में, घुलने मिलने में वो थोड़ा सा थोड़ा सा बचते हैं। ये भी एक ट्रेट यहाँ पे देखा गया है। उसके अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, ये तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो ये कुछ स्टेट है जिसके बेसिस पे उनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है, और इसको ही कहा जाता है दोस्तों एफिनिटी टेस्ट, जिसमें हम लोग उनकी एथनिसिटी और उनकी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये है कि उनके रहने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, अपनी सोसाइटी में बिहेव करने का तरीका, ठीक है, वो उनकी जो लीनिएज होती है वो सब इसके अंदर आ जाता है, एथनिसिटी और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो चीज़ें हम लोगों ने अभी आपको बताई हैं, ये जितने ट्रेड्स बताए हैं, ये कुछ सालों पहले तक बिल्कुल सही थे, मतलब 20-30 साल पहले ये बिल्कुल सही थे। लेकिन आज के समय में अगर आप समाज को देखो ना, समाज बिल्कुल बदल गया है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया है, इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जैसे वो पहले अलग थलग रहती थी, अभी उतना नहीं है। अभी वो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ घुल मिल गए हैं पिछले कुछ डेकेड से, राइट। उनके कल्चर चेंज हो गया है, उनकी प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, बहुत सारा चेंज आ गया है। तो अभी जो शेड्यूल ट्राइब को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, डेफिनेटली वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और आनंद वी कमेटी जो बनाई गई थी किसके लिए, स्क्रूटनी एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्राइबल क्लेम्स, इन्होंने भी ये कहा है कि अभी पुराने वाले क्राइटेरियाज को हम लोग एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज मॉडर्न ज़माने में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। अभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा अलग थलग नहीं है जितनी पहले होती थी। शेड्यूल ट्राइब को लेके हमारे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। स्क्रीन को जो है आप यहाँ पे पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, और आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं सब वो यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अपनी तरफ से मैंने बना के इनको नहीं दिया है।
आंसर के बारे में आपको मैं कल डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आप आज क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कंसिडर, और ये जो है पीवीटीजीज के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन कहता है एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द कम्युनिटीज ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग ऑफ द फ्रूट बी ट्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सच। मतलब उन्होंने ट्रेट बताया है कम्युनिटी का, उस ट्रेट को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो है उस ट्राइब का नाम आपने आइडेंटिफाई करना है। विद रेफरेंस टू द चांगबा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, वो आपको भी पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो ऐसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ऑल दैट, तो क्या सभी के बारे में हम लोग ट्रेड्स पढ़ेंगे, क्या सभी के हम लोग फेस्टिवल पढ़ेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा, इतना करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में रहे होंगे। अगर आप अपना करंट अफेयर ठीक ठाक तैयार कर लेते हो, राइट, तो आपके क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली हैंडल हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज़ कहता है वो कहता है स्टेट कैन आइडेंटिफाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स। देखिए ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने बोला है। एक्चुअली हुआ ये कि एक भाई साहब हैं उपाध्याय जी, वो लगातार पीआईएल डालते रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी डिक्लेयर करने की पावर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट के पास वो पावर नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपना आंसर पेश किया, मतलब अपना पक्ष जो है उन्होंने वहाँ पे रखा, और उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी किसी कम्युनिटी को यहाँ पे माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है। देखिए पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद एंट्री 20 इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग। देखिए एंट्री 20 का मतलब ये है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंटर भी कानून बनाता है तो वहाँ पे सेंटर वाला कानून प्रीवेल करता है एज कंपेयर टू स्टेट। तो लेकिन कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट भी कानून बना सकता है। ये ऐसा सेंटर कह रहा है कि पार्लियामेंट तो किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर ही सकती है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है। महाराष्ट्र का आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। महाराष्ट्र की सरकार ने ज्यूज को महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। देखिए इस समय इंडिया में कई सारे स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बहाइज़म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म को फॉलो करने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं, जैसे कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पे हिंदूज, जूस, बहाइज़म और इनको फॉलो करने वाले माइनॉरिटीज़ हैं। तो क्या ये स्टेट उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर की स्पेशली आप बात करते हो, तो क्या वहाँ पे मुस्लिम्स को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया मेजॉरिटी और हिंदूज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या नागालैंड में हिंदूज़ को, सिखों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस जो है डोमिनेट करते हैं? जी हाँ, ऐसा सेंटर का कहना है कि बिल्कुल किया जा सकता है। स्टेट के पास भी ये पावर एक अपनी होती है, ऐसा उसके अंदर कहा गया है। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कम्युनिटीज़ को, 6 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन्स। सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी एक्ट ऑफ द 1992। बस ये छोटा सा आर्टिकल था, बाकी जो है अलग बात है। यहाँ पे हम लोग दोनों माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात भी कर रहे थे और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखिए कहता है दैट केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन द नॉर्थ ईस्ट रबड़ वेव। देखिए केरला नर्सरीज बाउंस बैक ऑन द नॉर्थ ईस्ट रबड़ वेव। देखिए मामला दोस्तों पूरा यहाँ पे ये बनता है कि इस समय अगर आप रबड़ प्लांटेशन की बात करो ना इंडिया में, तो इंडिया में दोस्तों ऐसा है सीन कि भैया इंडिया का 90% के लगभग जो रबड़ प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ केरला के अंदर ही होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है। तो इंडिया का जो लगभग इस समय जो 90% के लगभग जो रबड़ है वो एक्चुअली केरला में ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन पेंडेमिक के दौरान हुआ ऐसा कुछ सीन हुआ कि पेंडेमिक में रबड़ की जब डिमांड घटने लगी, और वैसे तो ये चीज़ें पिछले लगभग 10 साल से चल रही हैं, लेकिन खासकर पेंडेमिक में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जो रबड़ की नर्सरीज थी केरला में उनको बंद कर दिया, उनको किसी और प्लांट के साथ रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से केरला का प्रोडक्शन ओवरऑल थोड़ा सा कम हो गया।
वहीं पे अभी पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ की सरकारें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर रबड़ प्लांटेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, राइट। अगर हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह ये दुनिया की सबसे बड़ी रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 5th लार्जेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, और इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रबड़ इंपोर्टर भी है। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों सिंथेटिक रबड़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं। ये भी आपने चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये जो थोड़ा सा पूरा मामला बना, अभी लाखों की संख्या में जो पेड़ जो हैं रबड़ प्लांटेशन के वो लगाए जा रहे हैं। रबड़ जो है एक कैश क्रॉप है, और ये प्लांटेशन के रूट पे होती है, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ये तो आपको पता ही होगा, राइट। ब्रिटिशर्स ने जो है इसको यूज़ किया था। रबड़ के बारे में कुछ क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रबड़ जो है ऐसी जगह पे प्रोड्यूस होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, आपको 250-200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, और ठीक ठाक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइक 25 से 26 डिग्री के आसपास यहाँ पे डिग्री का टेम्परेचर भी होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है तो आप जान सकते हो। आई गेस मैंने आपको नीचे उसमें दिया भी होगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको भी जाके आप पढ़ सकते हो। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, इतना ही था, इतने में आप पढ़ सकते हो। दोस्तों अगला जो आर्टिकल पाकिस्तान वाला हम लोगों ने कर ही लिया है। देखिए, यूएस कट्स इन अ डील विद द यूरोपियन यूनियन वीज़ाविज़ एलएनजी। एलएनजी का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखिए, मामला बिगड़ता चला जा रहा है लगातार रशिया के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है कि वो रशिया के ऊपर डिपेंड ना रहे अपनी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को लेके, क्योंकि इस समय अगर आप देखो दोस्तों तो लगभग 25% क्रूड ऑयल और 40% जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो रशिया फुलफिल करता है। तो अब यूक्रेन के अटैक होने के बाद अब यूरोपियन यूनियन बेचारे जो है वो क्या करें तो क्या करें। अब वो रशिया को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे सप्लाई को बंद नहीं करवा सकते, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि इस समय रशिया उनको पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। पहले भी करता आया है, अब दोबारा से ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन को लगातार धमकी दे रहा है, अगर आपने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड सैंक्शंस लगाए तो मैं आपकी सप्लाई बंद कर दूंगा। क्योंकि इस समय जो उसकी दुखती रग है यूरोप की, वो किसके हाथ में है? रशिया के हाथ में है। और पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है, पिछले 5-10 सालों से, कि यूरोपियन यूनियन लगातार अपनी डिपेंडेंसी जो है वो नेचुरल गैस के ऊपर बढ़ा रहा है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उसको लगता है कि ये जो नेचुरल गैस है वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जिसकी वजह से कोल को वो थोड़ा सा अपने से दूर कर रहा है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता है। लेकिन यहाँ पे पूरा मामला ये बनता है कि अभी यूरोपियन यूनियन ने जो है यूएसए के साथ डील किया है। यूएसए जो है यूरोपियन यूनियन को 15 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है एलएनजी सप्लाई करेगा इस साल। 2030 तक जो है इसकी मात्रा बढ़ा के जो है 50 बिलियन जो है क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये नंबर, लेकिन अगर आप दोस्तों ओवरऑल अगर आप उसकी बात करो, प्रोपोर्शन की बात करो, तो ये यूरोप का जो है 10% भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन को है कुछ दूसरे रास्ते भी यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप अमेरिका से मंगाओगे उसको तो भैया आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपका जो है पहले से ही यूरोप के अंदर नेचुरल गैस के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। अमेरिका से उसको मंगाओगे, शिप्स के थ्रू मंगवाओगे। अब देखिए अमेरिका से यूरोप में पाइपलाइन तो नहीं जा सकती, वो तो बहुत इम्पॉसिबल ही हो समझो आप। शिप्स के थ्रू आएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा। रशिया से नेचुरल गैस को मंगवाना, क्रूड ऑयल को मंगवाना थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो पाइपलाइन के थ्रू आता है। रशिया से जो है पाइपलाइन के थ्रू यूरोपियन यूनियन के अंदर गैस आती है, और वो यूक्रेन से होके आती है। यूक्रेन तो होता क्या है कि जब वो उसके थ्रू आता है तो यूक्रेन को हर साल रशिया और यूरोपियन यूनियन कुछ फीस देते हैं, जिसे आप टोल टैक्स के टाइप में कह सकते हो। यूक्रेन की इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा वो इस टोल टैक्स से आता है। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि यूक्रेन के बीच में, रशिया के बीच में इशू चल रहे हैं, इसलिए रशिया यूक्रेन को बाईपास करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी समय से। इसके लिए उसने जो है एक पाइपलाइन भी बनाई थी, जिससे नोड 2 कहा जाता है। ये कोई पहली बार हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब से यूक्रेन
वाला मुद्दा हुआ है, ये क्राइसिस चल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन ने नोड 2 को होल्ड पे कर दिया है और शायद अभी नोड 2 कभी चालू भी नहीं हो पाएगा। मतलब 11-12 बिलियन डॉलर उन्होंने वहाँ पे खर्च कर दिए, तो शायद वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या हो सकता है? आगे तो भैया वही हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन को कुछ नया रास्ता खोजना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन इसके लिए ट्राई कर भी रहा है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले महीने जो है न्यूक्लियर जो पावर को क्लीन एनर्जी डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जब तक यूरोपियन यूनियन कहीं और से सप्लाई इंश्योर नहीं करता, तब तक अपने वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स वो लगा सकता है उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए, ऐसा भी इसके अंदर कहा गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल इसने ना तो दी है ना ही हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, इतना हमारे लिए यहाँ पे सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला आर्टिकल क्या कहता है प्रॉफिट ओवर पब्लिक हेल्थ। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से बात करना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो इसीलिए है क्योंकि इस समय कोविड वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बात चलती है। तो कोविड वैक्सीन के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया है। यहाँ पे जो मामला आता है दोस्तों, वो आता है WTO से। ठीक है, WTO से। अब बात ये है कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसकी बात करता है? वो आईपीज की बात करता है। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर की बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे मैंने कोई बुक लिखी, तो इंटेलेक्ट मतलब मैंने दिमाग का यूज़ करके उसको लिखा। अगर मैंने कोई रिसर्च किया है, मैंने कोई दवाई की खोज की है, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जो इंसान, जो कंपनी अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो उस चीज़ को यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट उसी इंसान, उसी कंपनी के हाथ में होता है। मान लो मैंने अपने दिमाग का यूज़ करके मैंने कोविड-19 की वैक्सीन बना दी, तो डेफिनेटली उस कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोड्यूस करने का अधिकार भी मेरा ही होना चाहिए। अगर कोई और उसका यूज़ करता है तो डेफिनेटली उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मुझे बदले में पैसा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और WTO ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करती है और वो इंश्योर करती है कि कोई और आदमी, कोई और व्यक्ति, कोई और कंट्री, कोई और कंपनी उसका मिसयूज ना करे। इसी पूरी चीज़ को हम लोग जो है कोविड-19 से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा हुआ कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज है ना, जैसे फाइज़र, ये सारी कंपनी हो गई है ना, सन फार्मा सॉरी इंडियन है, फाइज़र हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई है ना, कोविशील्ड का जो कंपनी बना रही है, ऑक्सफोर्ड एंड ऑल दैट। तो उन कंपनी ने क्या किया, कोविड-19 को लेके उन्होंने अपनी वैक्सीन बना दी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि WTO के रूल्स के तहत वो कंपनी ही वैक्सीन बना सकती है, कोई और कंपनी वैक्सीन नहीं बना सकती। अगर कोई और कंपनी वैक्सीन बनाती है कोविड-19 का, तो उसके लिए उनको उन कंपनीज का परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन भी लेना पड़ता है और उनको पैसा भी देना पड़ता है। ये पूरे का पूरा मामला था। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो कंपनी आसानी से परमिशन देती नहीं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो वैक्सीन की सप्लाई थी वो कम हो गई। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर में अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन डाला और इन्होंने ये कहा कि भैया जो कोविड-19 वैक्सीन बनाने का जो लाइसेंस है, जो पेटेंट है, जो फॉर्मूला है, वो कृपा करके आप हमारी कंपनीज को भी दे दीजिए। उससे होगा ये कि हमारे कंपनीज, हमारे देश में हमारी कंपनी वैक्सीन बनाएंगी, उस वैक्सीन को हम लोग जो है खुद भी यूज़ करेंगे, उनको हम लोग जो है अफ्रीका में दे सकते हैं, एशिया की दूसरी कंट्रीज़ में दे सकते हैं, साउथ अमेरिका में दे सकते हैं, उन कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर सकते हैं जिनको पास पैसा नहीं है। महंगी वैक्सीन आप यूरोप से थोड़ी ना खरीदोगे यार, अगर आप अपने देश में बनाओगे तो सस्ती बनाओगे, जेनरिक जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने डिमांड की थी। जब इंडिया ने और अफ्रीका ने ये डिमांड की, तो जितनी यूरोपियन यूनियन की कंपनीज हैं वो सब जो है एकदम से मना करने लगी, बोला हम नहीं, हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे, अगर लाइसेंस लेना था हमें भारी रकम देनी पड़ेगी। तो उन्होंने वेवर नहीं दिया। ये मामला जो है पिछले 2 साल से लगातार चल रहा था। फाइनली WTO ने डिसाइड किया है उन कंपनीज के साथ मिलकर, कंट्रीज के साथ मिलकर, चलिए ठीक है हम लोग थोड़ा सा वेवर दे देते हैं। तो ऊपर तौर पे प्रिंसिपल के मतलब बातचीत चल रही है वेवर देने की, लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो वेवर दिया जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बातचीत सिर्फ शुरू हुई है, अगर फ्यूचर में ये वेवर दिया जाएगा उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, राइट। मतलब ये है कि अगर ये वेवर मिल जाएगा तो इंडियन कंपनीज भी वैक्सीन को और बड़े पैमाने पे बना सकती हैं, साउथ अफ्रीकन कंपनीज बना सकती हैं, चाइनीज़ कंपनी बना सकती हैं। लेकिन इस ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं पहली बात तो ये है कि ये जो वेवर दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन को बनाने के लिए दिया जाएगा,
दूसरी चीज़ों में नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया कोविड-19 को टैकल करने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही ज़रूरी नहीं है, जो मेडिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, वो भी ज़रूरी होती हैं। तो इस ड्राफ्ट में सिर्फ वैक्सीन के लिए वेवर दिया जा रहा है, दूसरी दवाइयों के लिए वेवर नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में ही आधा अधूरा है। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेटेंट्स के ऊपर वेवर दिया जाएगा जो कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड हैं, उसके अलावा दूसरे पेटेंट यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो सप्लाई के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी फॉर्मूला के रिगार्डिंग हो, वो नहीं दिए जाएंगे। तीसरी चीज़, द ड्राफ्ट वेवर अलाउज कंट्री टू एक्सपोर्ट ओनली प्रोपोर्शन ऑफ द वैक्सीन टू द एलिजिबल कंट्रीज। तो मतलब अगर इंडिया वैक्सीन बनाएगा तो इंडिया को इन कंपनीज को पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं इसको कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट करूंगा, कितना एक्सपोर्ट करूंगा, कब एक्सपोर्ट करूंगा, वो सारी रिक्वायरमेंट उनको जो है उनको देनी पड़ेगी। ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एलिजिबल मेंबर्स आर ओब्लाइज टू प्रिवेंट री एक्सपोर्टेशन। ये नहीं हो सकता। मतलब अगर इंडिया, मान लो अगर हम लोग नामीबिया को वैक्सीन भेज रहे हैं तो नामीबिया फर्दर उसको किसी और कंट्री को नहीं दे सकता। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो चीज़ दी गई है कंपलसरी लाइसेंस के लेके। कंपलसरी लाइसेंस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो कोई एक इंडियन कंपनी है सिप्ला, तो इंडियन कंपनी जो सिप्ला है वो अमेरिकन कंपनी से लाइसेंस ले लेती है, कंपलसरी लाइसेंस ले लेती है, और उसी दवाई को हम लोग इंडिया में बनाते हैं। दवाई बनाने के चक्कर में बदले में हम उसको पैसा देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, जिसे हम लोग कंपलसरी लाइसेंस यहाँ पे बोलते हैं, राइट। तो हुआ ये कि कंपलसरी लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बेसिस पे दिया जाएगा। हर दवाई के लिए, हर फॉर्मूले के लिए आपको बार बार उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार वेवर दे दिया, चलिए आप अपने हिसाब से बनाइए। नो भैया, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बार बार उनसे परमिशन लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा सिर्फ वही कंपनी दवाइयाँ बना सकती हैं जिनका ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 10% से भी कम है, राइट। जैसे यहाँ पे इंडिया और अफ्रीका बना सकते हैं, लेकिन कहीं जैसे दूसरी कंट्रीज जो है इसको यहाँ पे नहीं बना पाएंगी। तो ये कुछ कमियाँ हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं। तो ये जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात। इसका इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, राइट। जब आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट परमिशन लेना पड़ेगा, हर बार आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ करेंगे, इतनी परमिशन जब आपको बार बार लेनी पड़ेंगी तो भैया कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री यहाँ पे बेनिफिट नहीं उठा पाएंगी। दूसरी बात, इन्होंने HIV और एड्स का एग्जाम्पल दिया है। HIV और एड्स की जो दवाई है दोस्तों वो 1980s में बन के तैयार हो गई थी, लेकिन उसका जो वेवर दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। इतना ज़्यादा डिले हो गया। अरे 20 सालों के बाद उन्होंने परमिशन दिया कि चलिए आप जो HIV की दवाइयाँ बना सकते हो। तो ये डिले करना अपने आप में ही इस पूरे के पूरे मामले को जो है वो क्रिटिसाइज करता है। 2 साल हो गए हैं कोविड-19 को और अभी वो वेवर देने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तो दिया भी नहीं है। जब पूरी तरह से वेवर देंगे तो इसमें तो कई साल और जाने वाले हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर फार्मास्यूटिकल फर्म्स। ठीक है भैया, बोलने से कुछ नहीं होता। ह्यूमैनिटी, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाइए। डेवलप्ड कंट्री की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के फेवर में काम करती हैं। बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। क्योंकि ये देखिए, अभी डेवलप्ड कंट्रीज को भी इस बात का पता चल गया है कि जब तक पूरी दुनिया से वायरस नहीं जाएगा तो वो लोग इम्यून नहीं रह सकते। शायद अब तक उनको ऐसा लगता था कि ये जो पूरा हम तो अपने लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो हमारे यहाँ तो वायरस आएगा ही नहीं, वो एशिया में, अफ्रीका में जो हो रहा है उनको होने दो, उनको मरने दो। लेकिन अब उन्होंने इस बात का रियलाइजेशन कर लिया है। चाहे आप भैया जितनी मर्जी वैक्सीन दे लो, चाहे आप बूस्टर शॉट भी दे लो, जब तक पूरी दुनिया से वायरस नहीं जाएगा आप इम्यून नहीं रह सकते हो। शायद इसीलिए वो थोड़ा बहुत वेवर देने की कोशिश अभी कर रहे हैं, 10-20%, हालांकि उसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। इट विल फर्दर डेंड WTO's रेलेवेंस एंड वैसे भी WTO अपनी रेलेवेंसी खो चुका है। अभी लोग WTO को उतना रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखते जितना 2 साल पहले देखते हैं। जो भी उन्होंने वायरस के ओरिजिन के बारे में हुआ, चाइना वाला पूरा एंगल जो बनता है, और इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली WTO की और ज़्यादा इमेज यहाँ पे कम होने वाली है। इंडिया के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है आधा अधूरा है
और इससे हमारा पर्पज़ वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं होता है। तो इंडिया को जो है थोड़ा सा यहाँ पे और सख्त होना पड़ेगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को रखना पड़ेगा, तभी इस वेवर को यहाँ पे लिया जाना चाहिए। ये था पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का एडिटोरियल कहता है पॉवर्टी रोज बट द इनकम इनइक्वालिटी फेल। देखिए, फैक्ट्स जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और फैक्ट्स के थ्रू हमें जो है रियल पिक्चर समझ में आती है। ओपिनियन तो कोई भी दे सकता है, ओपिनियन देने में कुछ नहीं जाता। लाखों करोड़ों लोग हैं, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स पे हम लोगों को बात करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करना चाहिए। फैक्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, फैक्ट्स ये कहते हैं कि कोविड-19 इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुई, ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि 5 मिलियन या उससे भी ज़्यादा लोग कोविड-19 से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मर गए, ये भी एक फैक्ट है। देयर हैज़ बीन वी शेप्ड रिकवरी, आउटपुट रिमेन अबाउट 10% लोअर देन द 2019, ये भी एक फैक्ट है। इंडिया में जो आउटपुट अभी हो रहा है प्रोडक्शन का, वो 2019 यानी कि प्री पेंडेमिक के लेवल से अभी भी 10% कम है, ये भी एक फैक्ट है। एक फैक्ट ये है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ पेंडेमिक के समय में, लॉकडाउन के समय में, उसके बाद हम लोगों ने वी शेप रिकवरी किया। वी शेप रिकवरी का मतलब ये होता है दोस्तों, कुछ सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर जो है वो बहुत बिलो एक्सपेक्टेशंस ग्रो करते हैं, या फिर वो उनकी ग्रोथ होती ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। कुछ सेक्टर ने बहुत अच्छा ग्रो किया, कुछ सेक्टर ने बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया। इसे वी शेप रिकवरी जो है इसे हम लोग के शेप रिकवरी बोलते हैं। वी शेप रिकवरी का मतलब होता है कि पहले सारे सेक्टर नीचे आते हैं, उसके बाद सारे सेक्टर ऊपर जाते हैं। सरकार का यह कहना है कि हम लोगों ने वी शेप रिकवरी किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, इंडिया की रिकवरी जो है वो वी शेप नहीं है, वो के शेप रिकवरी है। ये भी एक फैक्ट है। उन सभी के बीच में एक फैक्ट और सामने निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि इंडिया में जो ओवरऑल पॉवर्टी है वो भी इंक्रीज हुई है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, अगर कोई आदमी एक दिन में $1.9 से कम अगर वो कमाई करता है, उसकी इनकम होती है, तो वो आदमी पुअर माना जाता है। और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया में 2019 में जो पॉवर्टी थी वो थी 7.6%, जो कि 2021 में घट के हो गई है 11.7%। ये बिल्कुल फैक्ट है, इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये बात हम बिल्कुल मानते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज हुआ है। पॉवर्टी एक अलग चीज़ है और इनकम इनइक्वालिटी अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की। ऐसा एक परसेप्शन है कि कोविड के समय में, ऐसे लोगों की थॉट है कि कोविड के समय में गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हुआ है और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर हुआ है। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है, ऐसा लोगों का परसेप्शन है। लेकिन ये आर्टिकल उसको पूरी तरह से डिनाई करता है। ये कहता है कि एक्चुअली में जो पुअर और रिच के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो कोविड के दौरान कम हुई है, बड़ी नहीं है, कम हुई है। उसके लिए इसने कुछ फैक्ट बताए हैं। पहला फैक्ट इन्होंने ये बताया, 2019 में मतलब पेंडेमिक से पहले टॉप 25% और बॉटम 25% की इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा है कि पर मंथ जो इनकम थी टॉप 25% लोगों की वो थी 45,000 रुपीज़, बॉटम 25% की जो इनकम थी वो थी 8,000 रुपीज़। ध्यान से सुनो, 8,000 रुपीज़। पेंडेमिक के समय में क्या हुआ, जो टॉप 25% लोग थे इनकी इनकम घट के 45,000 से सिर्फ रह गई 22,500 रुपये, जबकि जो बॉटम वाले थे उनकी इनकम जो है 8,000 से घट के हो गई 7,500 रुपये। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में ये बता रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली ये देख सकते हो कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के बीच में पहले, पेंडेमिक से पहले काफ़ी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी हुआ करती थी। पेंडेमिक के समय में क्या हाल हुआ वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए। ये थोड़ा सा ऊपर से मेरे से मिसरीड हो गया था। क्या हुआ देखिए, इन्होंने कहा कि कोविड आने के बाद जो टॉप 25% लोग हैं उनकी इनकम हो गई 32,500 रुपये, यानी कि उनकी इनकम लगभग जो है 12,000 रुपये पर मंथ कम हो गई। वहीं जो बॉटम 25% लोग हैं उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लगभग इनकम उतनी ही रही जितनी 8,000 पहले थी, उतनी ही 8,000 बाद में भी है। अर्बन एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अमीर आदमी की इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हुई है एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए रूरल एरियाज़ में क्या हुआ।
रूरल एरियाज में जो अमीर लोग थे 25% के टॉप वाले, उनकी इनकम जो है 20% के लगभग लगभग कम हो गई। वहीं अमीर जो गरीब थे बॉटम 25%, उनकी इनकम एक्चुअली थोड़ी सी बढ़ी है। रूरल एरिया में टॉप 25% की इनकम कम हुई है, बॉटम 25% की इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम बिल्कुल अपोजिट है जो हम लोग पहले सोचते थे, ये तो उसके बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए उन्होंने कारण भी बताए हैं। देखिए उन्होंने कारण बताए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में जो है 3 चीज़ों से इनकम हो सकती है। पहला जो इनकम का तरीका है वो है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र्स। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया या जैसे पेंशन दिया, राइट, इसको हम लोग गवर्नमेंट ट्रांसफ़र बोलते हैं। दूसरा तरीका हुआ बिजनेस प्रॉफिट। आप कोई दुकान करते हो, कोई रेडी लगाते हो, कोई शॉप करते हो, कोई बड़ी शॉप, शॉपिंग मॉल, कुछ भी हो सकता है बिजनेस, तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बिजनेस को टॉप 25% वाले भी करते हैं, बॉटम 25% वाले भी लोग करते हैं। दोनों के लिए बिजनेस का मतलब अलग है, लेकिन है बिजनेस। तीसरा जो इनकम है या वो आती है लेबर इनकम। लेबर इनकम का मतलब सिर्फ दिहाड़ी करना ही नहीं है। लेबर का मतलब वो है कि जहाँ पे आपको डेली वेज मिलता है, पर आवर के हिसाब से आपको इनकम होती है, उससे हम लोग डेली उसे लेबर इनकम कह सकते हैं। या फिर जो सैलरीड जो पर्सन होते हैं जिनको सैलरी मिलता है मंथ में, वो भी लेबर के अंदर आती है। 3 तरीके से दोस्तों यहाँ पे इनकम होती है। अब इसको हम लोग जो है गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि जो इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में कम हुई है पेंडेमिक के दौरान, उसमें गवर्नमेंट पेमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। गवर्नमेंट पेमेंट जो है बहुत ही कम होती हैं, इसलिए इसकी वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। इन्होंने कहा कि जो बिजनेस प्रॉफिट होता है वो यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए इन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं उनका बिजनेस ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू पुअर पीपल। गरीब आदमी भी बिजनेस करता है, अमीर आदमी भी बिजनेस करता है, लेकिन अमीर आदमी का जो बिजनेस है वो अलग लेवल का होता है। उसके ऊपर पास एक प्रॉपर दुकान होती है, शॉपिंग मॉल होता है, जनरल स्टोर होता है। लेकिन जो गरीब आदमी बिजनेस करता है, हो सकता है वो रोड साइड में रेडी लगा रहा हो, वो सब्जियां बेच रहा हो, इस तरह का बिजनेस होता है। तो इन्होंने कहा कि अमीर आदमी की जो इनकम है जो बिजनेस के थ्रू वो ज़्यादा कम हुई है एज़ कम्पेयर टू अमीर आदमी, ये इन्होंने कहा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि लेबर इनकम के बारे में। लेबर इनकम, अब लेबर इनकम में इन्होंने ये कहा कि जो रिच आदमी है वो ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ज़्यादा सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। 80% जो अमीर आदमी की इनकम है वो सर्विस सेक्टर से आती थी अगर हम लोग लेबर की बात करें, और सिर्फ 65% की जो है वो अमीर गरीब लोगों की आती थी। अब हुआ ये कि पेंडेमिक के दौरान में लोगों ने सर्विस लेना कम कर दिया। ठीक है, तो अमीर आदमी जो सर्विस के अंदर इन्वॉल्व था उसकी तो जॉब तो गया। और अगर आप देखो तो पेंडेमिक के दौरान जो सर्विस सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। और सर्विस सेक्टर में हाई इनकम पे कौन काम करता है? अमीर आदमी काम करते हैं। तो वो हो गए आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ जॉब हुए तो उनका इनकम कम हो गया। वहीं गरीब आदमी जिस बिजनेस में काम करता है, जिस सेक्टर में काम करता है वो भी सर्विस सेक्टर, लेकिन वो लोअर सर्विस सेक्टर है जिसकी डिमांड पेंडेमिक के दौरान भी बनी रही, तो वो आउट ऑफ जॉब नहीं हुए। इन्होंने ये एक रीज़न यहाँ पे बढ़िया दिया हुआ है। दूसरी बात इन्होंने जो कही वो बड़ी शानदार है। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में जो पुअर आदमी हैं, पुअर, वो या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व थे। अब पेंडेमिक के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गिरा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी वो तो ग्रो ही किया है बेसिकली पेंडेमिक के दौरान। तो इसकी वजह से गरीब आदमी के ऊपर जो मार है पेंडेमिक की वो थोड़ी सी कम पड़ी है रादर देन रिच पीपल, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान लोगों ने जो है सर्विस सेक्टर के ऊपर जो है 30 से 40% डिमांड कम हो गया। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, जहाँ पे ज़्यादातर गरीब आदमी रहता है। तो इसका सबसे मतलब इन सारी डिस्कशन का हम लोग ये तरीका निकाल सकते हैं। देखिए रिच की अगर पुअर की हम लोग बात करते हैं तो रिच आदमी भी बिजनेस करता है, ठीक है, पुअर आदमी भी बिजनेस करता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग भी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन दोनों के तरीके में फ़र्क है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र यहाँ ऊपर वाले में भी होता है और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र जो है वो नीचे वाले में भी होता है, राइट, दोनों में ही गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन दोनों के जो है करैक्टर में फ़र्क है। कैसे?
अमीर आदमी का जो बड़ा बिजनेस है उसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई, उसके कंपैरिजन में जो गरीब आदमी का जो बिजनेस था, जो लोअर लेवल का बिजनेस होता है, उसकी डिमांड ठीक ठाक बनी रही। जो अमीर आदमी सर्विस सेक्टर में काम करता है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और सर्विस सेक्टर में डिमांड दोनों में ही कम हुई, लेकिन क्योंकि गरीब आदमी यहाँ पे 80% इन्वॉल्व है इसलिए उसकी इनकम जो है ज़्यादा कम हो गई। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जहाँ पे ज़्यादातर पुअर इंसान ही इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर करते हैं, तो और इसलिए जो है इतना ज़्यादा जो है इसका डाउनफॉल नहीं हुआ था, जबकि सर्विस सेक्टर का डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो अगर आप इनकम की बात करो, इनकम इनइक्वालिटी की बात करो, तो एक्चुअली इनकम इनइक्वालिटी पेंडेमिक के दौरान थोड़ी सी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, बढ़ी नहीं है। ये इन्होंने आर्गुमेंट दिया है। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि देखिए पेंडेमिक जब चला जाएगा, दोबारा से इकोनॉमी रिकवर होने लगेगी, तो फिर से डेफिनेटली यहाँ पे पुरानी वाली सिचुएशन हो सकती है, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग पेंडेमिक को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि भैया हाँ पेंडेमिक चलता रहे, कोविड चलता रहे, गरीब आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि अब पेंडेमिक जब ओवर हो जाएगा तो वो सिचुएशन दोबारा से इंक्रीज हो सकती है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा इसके अंदर इन्होंने कहा गया है। बाकी तो इसमें और कुछ था नहीं, इतना ही था। और थोड़ा सा भी इसको एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इकॉनमी से कंसर्न्ड है तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, राइट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, म्यांमार का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बिम्स्टेक मीटिंग में जाने वाले हैं, तो बिम्स्टेक के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इंडिया यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल जो है इंडिया की स्पेस इकोनॉमी के बारे में है, थोड़ा आपको ये भी पढ़ सकते हो। रशिया वाले फाइनेंस मिनिस्टर को तो देख ही लिया हम लोगों ने। उसके अलावा मूव टू ईज वोटिंग फॉर द ओवरसीज सिटीजन, एनआरआई की वोटिंग के लिए ऑलरेडी हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, राइट, हम लोगों ने कल या परसों किया था, तो इसके बारे में और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।